कुदरत ने सिर्फ एक पल जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। समय को थामकर हम इन अनदिखे पलों को तफसील में जान सकते हैं, जो जुड़े होते हैं अनोखे जानवरों के हैरत अंगेज तौर तरीकों से। चाहे ये पानी के नीचे हो, जमीन पर या फिर आसमान में, पलक झपकते ही गायब होने वाले पल नजर आने लगते हैं खास कैमरों की बदौलत, और उनसे दिखती है एक दुर्लभ और अक्सर नजर ना आने वाली दुनिया। आप जानवरों की इस दुनिया को तब बार बार देख सकते हैं तो कुदरत की इस कमाल की इंजीनियरिंग और डिजाइन के राज जानिए। देखिए वाइल्ड लाइफ को कॉट इन मोशन में। कॉट इन मोशन। पानी दुनिया के ज्यादातर हिस्से पर मौजूद है। ये संसाधन लगातार अपनी जगह बदलता हुआ एक ऐसा गतिमान हाईवे जहां ग्रेविटी पर हावी होती है बॉयंसी, पर मोशन को चुनौती देती है पानी की रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी और डेंसिटी, जो होती है हवा से 800 गुना ज्यादा। जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट के लिए जरूरी है मूवमेंट, चाहे वो कितना भी सरल क्यों ना हो। बॉडी की शेप से टेक्निक और स्टाइल पर असर पड़ता है। हाइड्रोडायनामिक्स हासिल करने के लिए पानी के जानवरों में अलग अलग तरह की खूबियां दिखती हैं। ये इस्तेमाल करते हैं रफ्तार, स्टेल्थ या फिर अपना दमखम बढ़ाने की क्रिएटिविटी। पानी में जितना कम ड्रैग हो उतना बेहतर। स्लीक डिजाइन शिकारी और शिकार दोनों के लिए ही बेहतर होता है। यह है खुला सागर, स्पीड को निखारने के लिए एकदम सही माहौल। ये सेलफिश पूरी रफ्तार पर जा रही है। इसे समुद्र का सबसे तेज रफ्तार जीव माना जाता है। कुदरत ने इस जानवर को बनाया ही रफ्तार के लिए है। इसकी बॉडी होती है लंबी और स्ट्रीमलाइंड। इसका मजबूत लचीला स्केलेटन आपस में जुड़ा होता है मसल से, और इसका दिल ज्यादातर मछलियों से तिगुने आकार का होता है। इसके बेहद एफिशिएंट गिल्स इनके गर्म खून को ऑक्सीजन से टर्बो चार्ज करते रहते हैं। शरीर की अंदरूनी हीटिंग बेहतर रिस्पॉन्स टाइम्स के जरिए इन्हें बनाती है दमदार तैराक, और बेहतर बनाती है इनकी नजरों को। ज्यादा गर्म रेटिना के जरिए ये रोशनी की जरा सी चमक के प्रति भी बेहद सेंसिटिव हो जाती है, जिससे ये अजीब ढंग से तैर रहे शिकार के करीब पहुंचती जाती हैं। ये घटना दुर्लभ है। मेक्सिको के तट के करीब सेलफिश का एक बड़ा सा झुंड शिकार करने के लिए इकट्ठा हो गया है। जब ये गश्त लगाती हैं तो इनकी सेल इन फिन ग्रूव में बदलकर ड्रैग को कम कर देती है। जाहिर है अब ये हमले की मुद्रा में है। भूख लगने पर सेलफिश एक साथ अपने बड़े डोर्सल फिन्स और लंबे पेक्टोरल फिन्स का इस्तेमाल करने लगती है। इन्हें फैलाने से इनकी मैन्यूवरेबिलिटी और स्टेबिलिटी बेहतर हो जाती है। अपने सेल को तेजी से झटक कर ये पलक झपकते ही मुड़ जाती है। सेल को ये बड़े जोरों से किसी ब्रेक की तरह पानी पर इस्तेमाल करती हैं। किसी मॉब की तरह काम करते हुए ये समुद्री शिकारी अपने विशाल सेल्स का इस्तेमाल करती हैं और शिकार को घेर लेती हैं। अपने बेट को घेरने के लिए ये लगातार उसके चक्कर लगाती रहती हैं, और फिर ये तलवार जैसी अपनी चोंच का इस्तेमाल करती है। सेलफिश अपने बदनाम रेपियर्स का इस्तेमाल बड़ा छिपा कर करती है। इसका श्रेय जाता है इनके सेल को। इससे इनका सिर स्थिर रहता है और ये अपने ब्लेड को खामोशी से झुंड में घुसा देती हैं। फिर मछलियों को मारने का दौर शुरू होता है। बेट फिश को मूवमेंट से डर लगता है, इसलिए बड़े ब्लोज के लिए सिर के हल्के झटकों का इस्तेमाल किया जाता है। सेलफिश का स्कल किसी तलवार के हिल्ट जैसा होता है। सिर का छोटा सा मूवमेंट भी छोर तक पहुंचते हुए कई गुना बढ़ जाता है, जो किसी पेंडुलम की तरह हिलता रहता है, और इससे पैदा होते हैं स्लैशेस। चोंच का छोर 1 सेकंड में 6 मीटर एरिया कवर कर सकता है, और ये रफ्तार इनके शिकार की रफ्तार से तेज होती है। इनकी चोंच की सतह पर छोटे छोटे दांतेदार किनारे होते हैं, और इनका वार हर बार जानलेवा साबित होता है। ऐसा हर दमदार वार स्केल्स में से होता हुआ मांस में धंस जाता है, एक बार में 1000 बार। घायल मछली झुंड में से नीचे गिरने लगती हैं, जो आसानी से खुराक बन जाती है। इनके चक्कर काटते रहने से
परिंदों का ध्यान भी इनकी तरफ जाता है और उनकी भी दावत हो जाती है। समुद्री पक्षी भी पानी में गोता लगाते हुए शिकार को हथियाने लगते हैं, पर ज्यादातर मछलियां सेल फिश के हाथ ही लगती हैं। ये बड़ी महारत से ये काम करती हैं और इस दौरान कई एलिमेंट्स का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रेट व्हाइट शार्क सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गश्त लगाती रहती हैं, पर धीमी रफ्तार के बावजूद ये एक दिन में 100 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती हैं। 70 साल की इनकी जिंदगी का हर दिन ऐसा ही कटता है। बनावट के लिहाज से देखें तो कुदरत ने इन समुद्री शिकारियों को हर खूबी से नवाजा है। काउंटर शेडिंग इन्हें छिपने की क्षमता देती है। ऊपर से देखने पर ये अंधेरे में घुल मिल जाती हैं और नीचे से उनके सफेद पेट धूप की रोशनी में नजर नहीं आते। कुदरत ने ड्रैग को घटाने के लिए इनके शरीर को सख्त और मस्कुलर बनाया है। शार्क्स के शरीर का फ्रेम हल्के लचीले कार्टिलेज से बना होता है, हड्डियों से आधा डेंस। इससे बचने वाली ताकत के जरिए ये तैरने में ज्यादा ताकत लगा पाती है। इनकी ये खूबी पंख जैसे सख्त फिन्स और टेल से और बेहतर हो जाती है, जो कमाल की लिफ्ट पैदा करके इन्हें आगे की ओर बढ़ाती है। साथ ही कुदरत ने इन्हें 6 गजब की सेंसेस भी दी है। इनके स्नाउट्स में इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं जो मसल की मामूली सी हरकत को भी भांप लेते हैं। इस खूबी के जरिए ये बेहद मामूली छपछपाहट का भी पता लगा लेती हैं। ये टॉर्पीडो के आकार वाला स्लीक शिकारी शिकार तक पहुंच जाता है। इस कमाल के पावर प्ले का एक खास नाम है पोलारिस अटैक। शिकार पर नजर गड़ाने के बाद ये ऊपर की तरफ छलांग लगाती है। ये अपनी पूंछ को जोरदार ढंग से इस्तेमाल करके पानी से हवा में आ जाती हैं और सतह से 3 मीटर ऊपर तक पहुंच जाती हैं। साउथ अफ्रीका के तट के करीब रिसर्चर्स ने पाया है कि ग्रेट व्हाइट्स यहाँ की टोपोग्राफी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं। अंधेरे से उजाले की तरफ आते हुए इनकी रणनीति किसी फाइटर पायलट जैसी होती है और इस समय इनका कोण होता है करीब 45 डिग्री। लॉन्च से हमले तक में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, यानी शिकार बचकर भाग ही नहीं सकता। और ये 1 सेकंड से जरा ही ज्यादा हवा में रहती हैं। ये एक्शन है तो शानदार, पर है खर्चीला। ब्रीचिंग में काफी ताकत लगती है, पर किसी मोटी ताजी खुराक के मिलने के मौके 50-50 होने के कारण ग्रेट व्हाइट्स ये दांव खेलती हैं। नाकाम ब्रीचेस के बाद सतह पर हमला किया जाता है। इन हमलों की वजह होती है दोबारा अपने लिए खुराक पाने की इनकी बेताबी। ये हर 3 दिन में सील के एक बच्चे को खाती हैं। इनके बड़े शरीरों को चलाने के लिए करीब इतनी ही ताकत की जरूरत पड़ती है। उथले पानी में रफ्तार और ताकत की जगह लेती हैं कुछ ज्यादा चतुराई भरी रणनीतियां। यहां एक शिकारी एक बिल्कुल अलग तरीके से रफ्तार का इस्तेमाल करता है। ये इतनी तेजी से हरकत करता है कि मछलियां जैसे गायब हो जाती हैं। इस हैरत अंगेज कारनामे में एक जीव को महारत हासिल है। ये अजीबोगरीब सी दिखने वाली स्टोन फिश अपनी असली महारत को छिपाए रखती हैं। ये महारतें हैं कैमोफ्लाज, खुद को छिपाना और हमले की रफ्तार। सिर्फ 15 मिलीसेकंड में ये शिकार का काम तमाम कर देती है। उसके बाद अगले हमले तक बचता है सिर्फ रेत का एक बादल।
स्टोनफिश का गला बड़ा अजीब सा दिखता है। इसमें खाल की परतें होती हैं जो पलक झपकते ही उसे गुब्बारे की तरह फुला देती हैं, जिससे उनके मुंह का वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है। ट्रिगर होने पर इन थ्रोट प्लीट्स के फैल जाने से एक जबरदस्त सक्शन इफेक्ट पैदा होता है। मुंह के अंदर और बाहर के माहौल के बीच के प्रेशर में इतना भारी अंतर होता है कि उसके नतीजे में शिकार अंदर खींच जाता है। ये शिकारी रीफ और आसपास के मलबे के हिसाब से ढल जाते हैं और सामने होने पर भी नजर नहीं आते। घात लगाकर शिकार करने वाले ये जीव इंतजार करते रहते हैं और शिकार के बहुत करीब आने पर ही हमला करते हैं। अपने कैमोफ्लाज और रफ्तार की बदौलत ये अक्सर सफल ही होते हैं। ये जीव समुद्र की तली में खूब फलते फूलते हैं। इनकी दाढ़ी जैसी लटकी खाल, मनके जैसी आंखें और रेत जैसा रंग इन्हें वाकई में एक शानदार जीव बनाता है। लेकिन ये शार्क बहुत शांत और खुद को छिपाने में माहिर जीव है और इसके नियम कुछ अलग होते हैं। ये न पीछा करती है न खून खराबा करती है, बल्कि ये अकलमंदी से काम लेती है। कार्पेट शार्क्स को वॉबिगोंग्स भी कहा जाता है और ये धोखा देकर शिकार करने वाले जीव हैं। ये शातिर जीव अपनी खुराक को लुभाकर अपने करीब लाते हैं और ये आकर्षण होते हैं हिलते डुलते रहने वाले टेंड्रिल्स। जब भी कोई जीव इनके ज्यादा करीब आता है, ये फौरन अपने इस वैक्यूम सिस्टम को चालू कर देते हैं। इनके दांतों से बच निकलना मुमकिन ही नहीं है। वॉबिगोंग के चौड़े और ताकतवर जबड़े एक दमदार बैकड्राफ्ट पैदा करते हुए अपनी खुराक को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अतिरिक्त पानी बहुत जल्दी गिल्स के जरिए बाहर निकल जाता है, जिससे इनकी खींचने की ताकत और बढ़ जाती है। ज्यादा बड़े आकार के शिकार को मुंह में लेने के लिए ये अपने जबड़ों को डिसलोकेट भी कर सकती हैं। वॉबिगोंग्स तो किसी उत्सुक मछली को अपनी तरफ खींचने के लिए किसी अलग तरकीब का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकती। ये अपनी पूंछ को यूं हिलाती है और बस हो जाता है शिकार का काम तमाम। ये फ्लैशी ल्योर्स दरअसल सेंसरी बार्ब्स हैं जो पास से तैरती खुराक का पता लगा लेते हैं। ये फिशिंग की एक खास तकनीक है जिसके इस्तेमाल से तली में बसने वाला ये माहिर शिकारी अपना शिकार करता है। घात लगाने वाले हर शिकारी का अंदाज अलग है। ये इस्तेमाल करता है अनोखी तकनीकें और खास खूबियां जिनसे खुराक मिलेगी ही। अगर शिकार पर हमले की रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो बचने की गुंजाइश कहां होगी। अपनी रेतीली मांद से बड़ी तेजी से भालेनुमा हथियार से हमला कर रहा है मैंटिस श्रिम्प। इनकी आंखें एक हिलने वाले अंग पर टिकी होती है जो इन्हें 3D में देखने की खूबी देती है। ये है प्राणी जगत में सबसे पेचीदा आंखें जो आम रोशनी, अल्ट्रावायलेट और पोलराइज्ड लाइट को देख लेती हैं। ये इस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये एक राज ही है, पर इस भूखे मांसाहारी के लिए इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। हमले का शिकार होने पर कोई भी इन क्रस्टेशियन से बच नहीं सकता। इनके रैक्टोरियल एपेंडेजेस पर लगे हुक ये बात पक्की करते हैं। बार्ब्ड टिप वाले इनके खतरनाक स्पाइक्स के कारण इनकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। इनके खास तरह के फोर लिम्स बड़ी तेजी से बाहर को निकलते हैं और ताकत को बढ़ाने वाले एम्प्लीफिकेशन मैकेनिज्म्स का लाभ उठाते हैं। ये इलास्टिक एनर्जी और रिकॉइल का एक जानलेवा मेल है। इनके रैक्टोरियल लिम्स में एक स्प्रिंग और लैच सिस्टम होता है। एक मसल स्प्रिंग को खींचती है और दूसरी लैच को उसकी जगह पर बनाए रखती है। शिकार के करीब आने पर इसकी तीसरी मसल इसे लॉन्च कर देती है। मैंटिस श्रिम्प की 450 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं और ये 2 हिस्सों में बटे हैं। स्पेयरर्स नरम शरीर वाले जीवों को बेधते हैं, जबकि स्मैशर्स सख्त शिकारों का काम तमाम करते हैं। रेनबो कलर्ड वाला ये जीव समुद्र की तली में घूमता रहता है। इसका नाम है पीकॉक मैंटिस श्रिम्प। यह है कमाल का स्मैशर। आपको इस दिलकश से लगने वाले फ्रेम में
कोई खतरा महसूस नहीं होगा, पर यहाँ है एक खतरनाक हथियार। इसके क्लब जैसे क्लॉज हड्डी तोड़ने और शीशा चटकाने की ताकत रखते हैं। समुद्र में होने वाला यह सबसे तेज शिकारी हमला है। पीकॉक मैंटिस श्रिम्प का यह हैमर किसी तीर की तरह 23 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है, जो पलक झपकने से 50 गुना तेज है। स्पीयरर्स के मामले में भी यही होता है। लैच्ड क्लॉ में मौजूद एनर्जी इसके रिलीज होने पर क्लब तक पहुंच जाती है। इससे कुछ वक्त के लिए आसपास का पानी उबल जाता है और उसका तापमान हो जाता है सूर्य की सतह के बराबर। क्लब के हमले के बाद तबाह करने वाले कैविटेशन बबल्स किसी आतिशबाजी की तरह फटते हैं। इस वजह से सख्त शेल्स और एक्सोस्केलेटन्स भी चटक जाते हैं। बेहद तेज ये हमले साउंड बैरियर को भी तोड़ देते हैं और इससे पैदा होते हैं ऑडिबल पॉप्स। यहां क्रैब और इस दमदार जीव के बीच मुकाबला हो रहा है। श्रिम्प की रफ्तार और ताकत का कोई मुकाबला नहीं और ना ही ये कोई रहम करता है। उथले इलाके खतरों से घिरे होते हैं और अमेज़न बेसिन की इस नदी की सतह का भी यही हाल है। संकल्प शक्ति और भूख जन्म देती है हैरतअंगेज कारनामों को। एरोवानास पानी के बाहर भी शिकार कर सकती हैं। अपनी कमाल की नजर की वजह से ये पानी में भी और उससे बाहर भी शिकार का पता लगा लेती हैं। हमले के लिए तैयार हड्डी जैसी सख्त जीभ वाली ये मछलियां अपनी ताकतवर पूंछ को जोरों से हिलाती हैं। इससे इनके शरीर के आसपास लहरें बनने लगती हैं। इससे ये पानी के रेजिस्टेंस पर जीत हासिल करके 2 मीटर तक उछल जाती हैं। एरोवानास को जीते जागते फॉसिल कहा जा सकता है और ये करोड़ों साल से ऐसे हवाई करतब दिखाती आई हैं। ये ग्रेविटी को मात देने वाला एक कमाल का कारनामा है। शिकार करने के लिए पानी के रेजिस्टेंस पर जीत हासिल करना एक चुनौती है, लेकिन अगर पानी ही हथियार बन जाए तो यहां कई आर्चर फिश इंतजार कर रही हैं और इनके लिए हथियार है समान रफ्तार से बहती ये जलधारा। इन्हें अपना शिकार दिख गया है और ये एक कतार में आ गई हैं। पानी से बने इस हथियार की सटीकता कमाल की है। ये अपनी आंखों को पानी की सतह पर पड़कर मुड़ने वाली रोशनी के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं। ये पानी के ऊपर अपने विक्टिम की ऊंचाई को तय करती हैं। फिर उससे तय होता है कि ये कहां आकर गिरेगा। फिर ये पानी का फव्वारा छोड़ती हैं। इन छोटी मछलियों ने पानी थूकने के काम को एक कला बना दिया है। इन्होंने इसे फिजिक्स के एक चमत्कार की शक्ल दे दी है, जिसका विवरण मिलता है हाई स्पीड कैमरा से। रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि पानी को बूंदों की शक्ल में तोड़ने के बजाय आर्चर फिश के मुंह से निकलने वाले पानी की जेट की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आर्चर फिश के सिर का नुकीला आकार इस अनोखे जेट को मुमकिन बनाता है। इसका संकरा मुंह किसी गन के बैरल की तरह काम करता है। पानी को निगलते हुए ये मछली अपने हथियार को जैसे लोड कर लेती है। फिर अपने होठों को दबाते हुए ये एक तेज फुहार छोड़ती है। धारा के पिछले हिस्से को ज्यादा तेजी से छोड़ा जाता है, जिससे ये छोर के साथ मेल खा जाता है। उगलने के दौरान ये मछली अपने होठों को और कसकर प्रेशर को बढ़ा देती है। ये फॉरवर्ड मोशन इस जेट के अगले हिस्से को किसी बलून की तरह भरने लगता है और इसके नतीजे में शिकार नीचे गिर पड़ता है। इस जेट की रफ्तार और साइज शिकार से टकराने तक बढ़ती जाती है। पानी को उगलने वाले ये कातिल इसे एक हथियार बनाकर बड़ी ही अक्लमंदी से इस्तेमाल करते हैं। हवा और पानी के किनारे यानी सतह पर चमत्कार हो सकते हैं। यह है पानी पर चलना, एक सुपरनैचुरल कारनामा कम, एक साइंटिफिक चमत्कार ज्यादा, जो मुमकिन होता है सरफेस टेंशन से। यह अस्थिर रेस ट्रैक
सिर्फ हल्के वजन वाले जीवों के लिए है, जैसे कि विशाल वाटर स्पाइडर्स। पानी के कण हर दिशा में एक दूसरे से चिपके होते हैं। सतह पर मौजूद कणों के ऊपर कुछ नहीं होता, तो ये अपने पड़ोसी कणों से बड़ी मजबूती से चिपककर एक पतली और लचीली फिल्म बना लेते हैं। जब ये जीव सतह पर चलते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है, जिससे इन्हें आगे बढ़ने के लिए सहारा मिल जाता है और ये आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते वक्त मकड़ी अपनी पिछली टांगों को स्टैटिक रखती हैं, जिससे ये किसी हाइड्रोफॉइल की तरह काम करती है। इससे मकड़ी को लिफ्ट मिलती है, ड्रैग घटता है। ये एक बड़ा ही नाजुक संतुलन होता है, जिसे ये अपनी लंबी और दूरी तक पहुंच सकने वाली टांगों को फैलाकर अपने शरीर के वजन को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करके हासिल करती हैं। इसके अलावा इनकी टांगों के छोर पर मौजूद छोटे छोटे वैक्सी हेयर्स या टांगों के बालों में फंसी हवा के पॉकेट पानी को दूर रखते हुए इन्हें सूखा बनाए रखते हैं। फिशिंग स्पाइडर्स पानी के किनारों पर टिके रहते हैं। ये होता है इनका लिक्विड वेब। ये अपनी अगली टांगें फैलाकर और सेंसिटिव बालों को एक्टिव रखते हुए पानी की सतह पर होने वाली हलचल को भांपने के लिए तैयार रहते हैं और मौका मिलते ही उसका पूरा फायदा उठाती हैं। और ये शिकारी फिर से किनारे पर बैठ जाता है। पंखों को फड़फड़ाने से छोटी छोटी लहरें पैदा होती हैं और फिर ये लहरें किनारे तक पहुंचने लगती हैं। इसके बाद बड़ी फुर्ती के साथ इस डरावने डांस का अंत कर दिया जाता है। मुफ्त की दावत किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन एहतियात बरतना बेहतर होता है। छोटी मछलियों को कीड़ों के लार्वी बहुत अच्छे लगते हैं। कामयाबी से सुरक्षा को लेकर गलतफहमी हो सकती है और ये रेप्टाइल इसी एहसास पर निर्भर कर रहा है। एक स्नैपिंग टर्टल अपना मुंह खोलकर बैठ गया है। इसने अपना बेट लगा दिया है। इनकी कुलबुलाती जीभ किसी लार्वा जैसी लगती है और ये उसमें खून को पंप करके इसके आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। मछलियों को यह मोटा ताजा कीड़ा नजर आता है, जिसे खाने से यह खुद को रोक नहीं पाती। इस कछुए के पास अपने विक्टिम्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी समय होता है। स्नैपिंग टर्टल्स करीब 1 घंटे तक अपनी सांस रोक कर रख सकते हैं। इनके ताकतवर जबड़े बड़ी रफ्तार के साथ शिकार को जकड़ लेते हैं और इनकी इस जकड़ को और दमदार बनाता है इनका बड़ा और मसल वाला सिर। इनके दांत नहीं होते, लेकिन चाकू जैसी तेज चोंच बखूबी अपना काम करती है। अत्याधिक उत्साह, धीरज, एक कमाल के बेट ट्रैप, सख्त आर्मर और बेहद तेज रफ्तार के साथ इन प्री हिस्टोरिक जीवों को किसी से डर भी नहीं लगता। इतने ही दिलकश हैं इंतजार करने वाले ये शिकारी जीव। इन्हें कहते हैं फ्रॉग फिश या एंग्लर फिश और ये पूरी दुनिया में उथली टेम्परेट जलराशियों में पाई जाती हैं। ये तैरने के बजाय समुद्र की तली में चलना पसंद करती हैं। इनके फिन्स इनके पैर बन गए हैं और स्थिरता के लिए इनमें पैर की उंगली जैसे अंग भी मौजूद हैं। ये कैमोफ्लाज में बेहद माहिर होती हैं। ये रंग बदल सकती हैं और इतने लंबे समय तक एक जगह भी टिकी रह सकती हैं कि एल्गी से ढक जाए। लेकिन सिर्फ यही इनकी इकलौती प्रतिभा नहीं है। ये सिर्फ 6 मिलीसेकंड में शिकार को गायब भी कर सकती हैं। शिकार को निगलते वक्त ये अपने मुंह को आम आकार से 12 गुना तक ज्यादा खोल सकती हैं। और ये सब होता है इंसान के पलक झपकने के करीब 16 गुना ज्यादा रफ्तार पर। इनकी डोर्सल फिन की आगे वाली स्पाइन एक रॉड में बदल गई है, जो किसी फिशिंग टैकल की तरह काम करती है। और इसके छोर पर एक फ्लैशी ल्योर मौजूद होता है, जिसे कहते हैं एस्का।
इनकी हर प्रजाति के पास एक अनोखा बेट होता है जिसे हिलाते हुए ये इंतजार करती रहती है। कभी कभी ये समुद्री शिकारी बड़े ही अजीब एंगल्स पर बैठे रहते हैं और तब पैर जैसे इनके फिन्स इनके काम आते हैं, जो इन्हें ऊपर उठाकर इन्हें स्थिर रखते हैं, जिससे ये अपने इस शिकार पर ध्यान लगा पाते हैं। इनके सामने अपने बेट के गुम हो जाने का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि शिकार इनकी पकड़ में आ ही जाता है। पृथ्वी के जल मार्गों और विशाल समुद्रों ने बहुत तरह के बहुत ही खास ढंग से ढले जीवों को जन्म दिया है। इनकी बनावट और इनमें आए बदलाव इतने अनोखे हैं कि ये किसी और ही ग्रह के जीव मालूम होते हैं। इस जीव ने खुद को छिपाने का जो तरीका विकसित किया है, उससे कोई इसे कोरल समझ सकता है, और खुद को छिपाने में माहिर इस जीव के लिए ये एक बहुत बड़ी खूबी है। ये है ब्रॉड क्लब कटलफिश। ये अपने रंग और अपनी खाल के टेक्सचर को बदल सकती हैं, और इन सेफेलोपॉड्स के लिए जिंदगी धोखाधड़ी की एक कहानी जैसी है। इनके शरीर पर क्रोमेटोफोर्स कहलाने वाले लचीले पिगमेंट सैक्स होते हैं, जिनके जरिए ये पलक झपकते ही अपनी शक्ल और सूरत बदल सकती है। इन्हें बदल सकने वाली ये खूबी इन्हें शिकारियों से दूर रखती हैं और शिकार से छिपाए भी रखती हैं। लेकिन इनमें कुछ और भी अनोखी खूबियां हैं। क्रूज मोड में ये अपने फिन्स को अपने शरीर की साइड में हिलाती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। लेकिन अगर कोई खतरा पेश आए तो इनके शरीर में एक जेट पैक होता है, जिसके जरिए ये तेजी से पानी छोड़कर झटपट 9-2-11 हो सकती हैं। इनकी हमला करने की रफ्तार प्रभावशाली है और बड़ी हैरान करने वाली भी। इनकी ये खूबी आपको साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म जैसी लगेगी। झपट्टा मारो और पकड़ लो। इसके आगे को बढ़ सकने वाले टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और शिकार पर अपनी जानलेवा जकड़ बना लेते हैं। धीमी रफ्तार पर देखने से इसमें कैमिलियन जैसी एक और खूबी नजर आती है। ब्रॉड क्लब कटलफिश को नाम मिला है अपने फीडिंग टेंटिकल्स के छोर पर मौजूद सकर वाले चौड़े पैड्स की बदौलत। हर क्लब में सकर्स की 8 कतारें होती हैं और बीच में ये सबसे बड़े होते हैं। जब ये फीडिंग टेंटिकल्स इस्तेमाल नहीं हो रहे होते तो ये इन्हें अपनी आंखों के नीचे पाउचेस के अंदर रखती हैं, लेकिन ये पलक झपकते ही बाहर भी आ सकते हैं। इनके एपेंडेजेस में एक और टूल छिपा रहता है, चाकू जैसी तेज चोंच जो लकवा मार देने वाले एक जहर को इंजेक्ट कर सकती है। अपनी चोंच और चिपचिपे क्लब की बदौलत ये कटलफिश 2 तरफा हमले कर सकती हैं। जैसे ही इसके पैड्स शिकार पर हमला करते हैं, वो तुरंत उसे इसके 8 बाजुओं की तरफ खींच लेते हैं। इनकी चोंच में मौजूद जहर शिकार की जान ले लेता है। हमला बहुत तेज और सटीक होता है और शिकार की इसकी ज्यादातर कोशिशें कामयाब रहती हैं। ब्रॉड क्लब कटलफिश अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ती। इंडो पैसिफिक की ट्रॉपिकल समुद्री जलराशियों में एक स्लिंग जॉ रैस कोरल में गश्त लगा रही है। इसकी शिकार बेफिक्री से इसके आसपास तैरती रहती हैं, पर तभी ये अपना हथियार निकाल लेती है। ये जानलेवा हथियार किसी बटन वाले चाकू की तरह तेजी से निकलता है। इसकी रफ्तार होती है 10 G के बराबर, यानी किसी रॉकेट लॉन्च से भी 3 गुना। ये मुश्किल पहुंच वाली दरारों के लिए बेहतरीन है। अपना पेट भरते समय स्लिंग जॉ रैस अपने मुंह को तेजी से आगे निकालकर अपनी पहुंच को दोगुना कर लेती है। इसे एक मैकेनिकल लिंकेज सिस्टम का बायोलॉजिकल स्वरूप कहा जा सकता है।
किसी सीजर लिफ्ट की तरह रैस के जबड़े बड़ी तेजी से इसके जोड़ों के सहारे बाहर निकल आते हैं और इसका मुंह बन जाता है किसी ट्यूब जैसा और इसके सक्शन से शिकार सीधा इसके मुंह में पहुंच जाता है। इसके कमाल के जबड़ों की लंबाई रैस के शरीर की कुल लंबाई के आधे से ज्यादा होती है। ये इस कमाल के कारनामे को इसलिए अंजाम दे पाती हैं क्योंकि इनका निचला जबड़ा इनके स्कल के साथ कसकर जुड़ा नहीं होता और ये इनके हैबिटेट के हिसाब से एक कमाल का बदलाव है। और जब ये इसका इस्तेमाल करती है तो आसपास मौजूद कोई भी शिकार बच नहीं सकता। मछलियों के लिए पानी ही उनका इकलौता घर होता है, पर कई जीव जिंदा रहने के लिए पानी और जमीन दोनों पर ही निर्भर करते हैं। एम्फीबियस जीव इन दोनों ही जगहों पर रहते हैं। ऐसा ही एक पहेलीनुमा जीव ऑस्ट्रेलिया की जलराशियों में मिलता है। यह है प्लैटिपस। शर्मीला, दिखने में पुराने दौर का, और इसकी थूथन लगती है बड़ी ही दिलचस्प। कुदरत ने इन मोनोट्रीम्स को बनाया है पानी में रहने के लिए। इनकी महीन और डेंस फर इन्हें इंसुलेशन भी देती है और बॉयंसी भी। ये इकलौता ऐसा मैमल है जो अपने अगले पंजों को एक रोइंग मोशन में इस्तेमाल करता है। झिल्ली वाले ऑटर जैसे इसके अगले पंजे इसे थ्रस्ट मुहैया कराते हैं। गोता लगाता कोई प्लैटिपस एक स्ट्रीमलाइंड पोजीशन अपना लेता है। यह अपने पिछले पंजों को अंदर समेटकर बीवर जैसी चौड़ी पूंछ को रडर की तरह इस्तेमाल करता है। पानी में उतरने के बाद इनकी आंखें, कान और नथुने बंद हो जाते हैं, पर ये फिर भी रास्ता ढूंढ सकते हैं। कुदरत ने प्लैटिपस को एक सुपर पावर, एक सिक्स्थ सेंस दी है। इनकी नर्म थूथन में रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो प्लैटिपस को उन मामूली हलचलों और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का पता लगाने में मदद करते हैं जो इनका शिकार छोड़ता है। आसपास के माहौल में प्रेशर और मूवमेंट में बदलाव को इनके खास रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, भांप लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाते हैं। ये तब होती है जब इनका शिकार अपने मसल्स सिकोड़ता है और अपने सर को इधर से उधर हिलाकर ये जो जानकारी हासिल करते हैं उससे अपने शिकार की सही लोकेशन भी जान जाते हैं। गाद यानी सिल्ट में छिपे होने के बावजूद फ्रेश वाटर श्रिम्प और कीड़े किसी प्लैटिपस की थूथन से बच नहीं पाते। इसका रेडार सिस्टम कभी नाकाम नहीं होता। प्लैटिपस में कई अनोखी खूबियां होती हैं, तो इसे कुदरत का हैरतअंगेज करिश्मा कहा जा सकता है। पानी की फितरत की वजह से इसके वासियों को फ्लूइडिटी और ग्रेस हासिल होता है। इसकी डेंसिटी के कारण हमारे ग्रह के कुछ सबसे बड़े वासी इसमें रह पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 करोड़ साल पहले ये शानदार जीव जमीन पर चला करते थे, पर आज व्हेल पानी में मस्ती करती नजर आती हैं। मछलियों के उलट ये समुद्री मैमल अपनी टेल्स को पानी में ऊपर नीचे हिलाते हुए तैरती है। इनके चौड़े और दमदार फ्लूक्स इन्हें पानी में आगे बढ़ाते रहते हैं। पंख जैसे फिन्स इन्हें स्टीयरिंग और दिशा बदलने की खूबी देते हैं। अपने इस चौड़े नेट के जरिए इन्हें आसानी से खुराक हासिल हो जाती है। पर इनके छोटे रिश्तेदारों को ज्यादा मेहनत से और ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना होता है। इनके लिए साइज कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ये निर्भर करती हैं कमाल की इंटेलिजेंस और तैरने की खूबी पर। डॉल्फिन अपनी स्मूथ और स्ट्रीमलाइंड बॉडी को पानी में आगे बढ़ाती है, अपने पिछले मस्कुलर हिस्से को हिलाते हुए। इनका थ्रस्ट और बढ़ जाता है इनके 2 चौड़े टेल फ्लूक से। साथ ही इनके मजबूत पेक्टोरल फिन्स इन्हें हाइड्रोडायनामिक लिफ्ट भी मुहैया कराते हैं। कुदरत ने इनकी बॉडी को परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया है, तो ये बड़ी तेजी से और आसानी से तैर पाती हैं। पर हर चीज को ताकत चाहिए। किनारे के करीब होने पर एक हॉरिजॉन्टल टेल फायदेमंद होती है। इससे उथले पानी तक पहुंच हासिल होती है, जहां वर्टिकल टेल फेल हो जाएगी। डॉल्फिन्स को उनकी अक्लमंदी के लिए जाना जाता है और उनके पास अपनी खुराक जुटाने के कई तरीके होते हैं। पानी का साफ दिखना कभी कोई समस्या नहीं होता। ये एकोलोकेशन के जरिए अपने शिकार का पता लगा सकती है।
डॉल्फिन्स पानी में हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस या क्लिक्स भेजती है। ये साउंड वेव्स पानी में बड़ी तेजी से सफर करती है, किसी चीज से टकराकर एकोज वापस लौटती हैं। फिर डॉल्फिन का निचला जबड़ा सिग्नल्स को रिसीव करता है। फिर ये साउंड वेव्स कानों से होकर दिमाग तक पहुंचती है, जिससे वहां उनकी एक इमेज बनती है। बायोसोनार को कोई हरा नहीं सकता। एकोलोकेशन एक ऐसा औजार है जिस पर ये दिलकश शिकारी बखूबी निर्भर कर सकते हैं। और दूसरी खूबी है इनकी कमाल की क्रिएटिविटी। जमीन पर आकर ऐसे शिकार पकड़ना एक खतरनाक मगर एक दांव जैसी कोशिश होती है। मछलियों को उथले पानी की तरफ धकेला जाता है। उनके फंस जाने पर झुंड की बाकी डॉल्फिन हमला करती हैं। जमीन पर फंस जाने के जोखिम से बड़ा होता है उसका इनाम। पानी, मथता हुआ कीचड़ और किनारे का एंगल उन्हें सुरक्षित नदी में पहुंचा देता है। नदी में पहुंचकर ये फिर से अगले हमले की तैयारी करती हैं। इनकी दमदार टेल और फिन्स इन्हें आगे की तरफ धकेलते हैं। इस फोर्स से एक लहर बनती है जो इन्हें किनारे की तरफ पुश करती है। मछलियां उछलती और तितर-बितर हो जाती हैं। और इस उथल-पुथल की तरफ ध्यान जाता है पक्षियों का। पर यहां मुकाबला कुछ खास नहीं होता। डॉल्फिन ज्यादा मछलियों को झपट लेती है और फिर लौट जाती है गहरे और सुरक्षित पानी में। डॉल्फिन फैमिली की सबसे बड़ी प्रजाति होती है ऑर्का या किलर व्हेल, और समुद्र पर चलता है इसका राज। इसका वजन करीब 6 टन और लंबाई 8 मीटर तक होती है। इनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इनकी स्लीक और स्ट्रीमलाइंड बॉडी पर काले और सफेद निशान होते हैं। शरीर पर मौजूद ब्लबर की परत से इसे मिलती है किसी फ्यूजी फॉर्म जैसी शेप, जिससे पानी में कम ड्रैग पैदा होता है। ये बहुत सोशल जीव होते हैं और कुछ तो 4 पीढ़ियों तक वाले मेट्रियाकल पॉड्स में रहते हैं। चरम शिकारी के तौर पर इनके शिकार की तकनीक बहुत ही कमाल की होती है। अर्जेंटीना में मौजूद पुंटा नॉर्टे पेनिनसुला इनकी शिकार की एक पसंदीदा जगह है। मार्च और अप्रैल में सी लायन के बच्चे पथरीले चैनल्स में तैरना सीखते हैं। डॉल्फिन की स्ट्रैंड फीडिंग की ही तरह बीच हंटिंग को इंस्टिंक्टिव बिहेवियर नहीं कहा जा सकता। ये एक जोखिम भरी तकनीक है। इसमें ये बीच पर फंस सकती है और तब इनकी धीमी मौत हो सकती है। इसके लिए बरसों का अभ्यास चाहिए। कम उम्र ऑर्कस ये सब सीखने के लिए अपनी मांओं के साथ साथ रहती हैं। सबसे कम उम्र सील पप्स पानी के किनारे मौजूद रेत पर खेलते रहते हैं और इन्हें पास ही मंडराते खतरे का अंदाजा नहीं होता, और तभी किसी टॉर्पीडो जैसी सटीकता से ऑर्का हमला करती है। इनके दमदार डोर्सल फिन पानी में इन्हें स्टेबिलिटी मुहैया कराते हैं। इनके धड़ के पिछले हिस्से में मौजूद पेडंकल मसल इन्हें ताकत देते हैं। सील के बच्चे छितर कर इस बार बच जाते हैं। पॉड फिर इकट्ठा हो जाता है और इन्हें इस बार मौका मिल जाता है। एक लहर इन्हें ज्यादा स्पीड और प्रोपल्शन मुहैया कराती है। इंटरलॉकिंग टीथ सील को एक मजबूत जकड़ में ले लेते हैं और इसके निष्क्रिय होने तक इसे झंझोड़ते रहते हैं। ऑर्का किनारे के साथ साथ अपने विशाल शरीर को हिलाती डुलाती रहती है और फिर लहरों के जरिए ये गहरे पानी में चली जाती है। तीखे ढाल वाला किनारा ऑर्का की मदद करता है। बच्चे आसपास ही रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कुछ बचा खुचा मिले। शायद अगले साल ये इतने माहिर और ताकतवर हो जाए कि खुद शिकार को पकड़ सकें। हमारे ग्रह का 70% हिस्सा समुद्रों से ढका है, तो ये जाहिर था कि जानवर भी जमीन पर रहने के हिसाब से ढलेंगे। और एक महत्वाकांक्षी मछली ने एक बड़ी छलांग लगाई और इसने कीचड़ वाले इंटरटाइडल इलाके में अपना अड्डा बना लिया। मड स्किपर ने पानी और जमीन दोनों के हिसाब से खुद को ढाल लिया है और आज भी खुद में बदलाव कर रहे हैं।
इनके लंबे पेक्टोरल फिन्स इनके शरीर से बाहर निकले रहते हैं और इन्होंने हिंज जॉइंट्स भी विकसित कर लिए हैं जिनके जरिए चढ़ पाते हैं, इधर उधर चल और एक्सप्लोर कर पाते हैं। अब ये सिर्फ रेंगने तक ही सीमित नहीं है। पानी वाला अगला पोखर इनके लिए ज्यादा दूर नहीं होता। इनका 90% समय पानी से बाहर गुजरता है, तो मड स्किपर को अपनी सांस की प्रणाली में भी बदलाव करना पड़ा है। ये अपने गिल चेंबर्स को बंद करके कैविटीज के अंदर पानी को कैद कर लेते हैं, जिससे गिल्स काम करते रहते हैं। इसे आप स्कूबा से उल्टा सिस्टम कह सकते हैं। ये तो मेढक की तरह भी सांस ले सकते हैं अपनी त्वचा और मुंह की लाइनिंग के जरिए। ये खूबी इनके लिए बहुत अहम है क्योंकि ये मछलियां अक्सर जमीन पर शिकार करती हैं। लेकिन चुनौतियां और भी हैं। अच्छे इलाके को लेकर झड़पें हो सकती हैं। ये अपने डोर्सल फिन्स उठाकर, मुंह खोलकर और धोखा देने की तरकीबों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को डराते हैं। जीतने वाला अपनी जगह टिका रहता है और इसे नदी किनारे अपना अड्डा मिल जाता है।